भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न 1781 के बंदोबस्त अधिनियम के पारित किए जाने की आवश्यकता क्यों हुई? इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए तथा इस विनिमय अधिनियम की व्यवस्थाओं से उत्पन्न विषमताओं को किस प्रकार दूर किया गया? उत्तर 1781 के बंदोबस्त अधिनियम विनिमय अधिनियम के अधीन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह है कि कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेशों में प्रचलित न्याय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दोष मुक्त किया जा सके। लेकिन इस न्यायालय के कार्य प्रारंभ करने के पश्चात विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। आए दिन सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार को लेकर उसके तथा गवर्नर जनरल व परिषदों के मतभेद उत्पन्न होने लगे, जिसके कुछ कारण राजा नंद कुमार, काशीपुजुरा, कमरुद्दीन तथा पटना के प्रसिद्ध मामले हैं। इसके पश्चात इन मतभेदों ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिन्हें सुलझाना कंपनी तथा क्राउन्स दोनों के लिए एक गहन समस्या बन गई। कुछ वर्ष इसी खींचतानी में व्यतीत हो गए, किंतु जब 1777 ईस्वी में यह मतभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए तथा समय समय पर कंपनी का संचालन मंडल ब्रिटिश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर शिकायत करने लगे, तो मजबूर होकर सरकार को भी इस ओर कदम उठाना पड़ा। 1778 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का वर्तमान न्याय प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए श्री बक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1781 में बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया। 1781 के अधिनियम का उद्देश्य इस अधिनियम को पारित करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इस प्रकार के सभी अस्पष्ट व्यवस्थाओं के संबंध में असौध्य को निराकृत करना, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट तथा कंपनी की सरकार के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे। पॉइंट नंबर 2, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सरकार को राजस्व की वसूली करने के लिए यथेष्ट समर्थन देना, न्याय प्रशासन में देशी नागरिकों को ऐसा संरक्षण प्रदान करना जिससे वह अपने प्राचीन रीति रिवाजों, प्रथाओं, व्यक्तिगत विधियों का स्वेच्छता से उपयोग कर सके। अधिनियम के उपलब्ध। इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थाएं थीं। पॉइंट नंबर 1, गवर्नर जनरल तथा परिषदों का उच्च न्यायालय से पृथक अस्तित्व। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद के सदस्यों को ऐसे सभी कार्यों के लिए जो उनके द्वारा एक जन सेवा के रूप में किए गए हों, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया तथा यह भी व्यवस्था की गई कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के लिखित आदेशों के अंतर्गत कार्य कर रहा होगा, वह भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा। इस प्रकार सरकार अब पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर हो गई। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन। अधिनियम की दूसरी मुख्य व्यवस्था यह है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया। कुछ क्षेत्रों में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती की गई तथा कुछ दूसरे क्षेत्रों में इसे न्याय सिरे से क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बंगाल तथा बिहार, उड़ीसा का निवासी हो, केवल इस कारण सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार अधीन नहीं माना जाएगा कि वो किसी जमीन का मालिक है या जमींदार है। इन व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया तथा वह निडर होकर अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र हो गए। भविष्य में ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अथवा गवर्नर जनरल एवं परिषद के अधीन
कार्य कर रहा हो या जो ब्रिटिश नागरिक हो, उसे उत्तराधिकार तथा संविदा के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से परे माना जाएगा। इस प्रकार कंपनी की नौकरियों में लगे देशी व्यक्तियों को अपने दीवानी अथवा दूसरे कार्यों पर आधारित विवादों को नियंत्रित करने के लिए अब कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उस समय तथा व्यक्ति से राहत मिल गई, जहाँ की प्रक्रिया विधि तथा व्यक्तियों के उनके लिए पराये थे। एक अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार यह निर्दिष्ट किया गया कि भविष्य में कलकत्ता में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के सभी प्रकार के विवादों को तय करने का सुप्रीम कोर्ट को अपूर्ण क्षेत्राधिकार रहेगा तथा वह देशी लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा पक्षकारों की व्यक्तिगत विधियों के अनुसार ही तय करेंगे। तीसरा पॉइंट नंबर, कलकत्ता की सदर दीवानी अदालतों को मान्यता। 1781 के बंदोबस्त अधिनियम की व्यवस्थाओं द्वारा कंपनी द्वारा चलाई जा रही समस्त न्याय प्रशासन प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत को मान्यता प्रदान कर दी गई। उसे अभिलेख न्यायालय का स्तर प्रदान करने के अलावा यह भी अधिकार दिया गया कि वह दीवानी विवादों में विभिन्न स्थानीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना करेगी तथा 5,000 पाउंड तक की माल्यता के विवादों में उसका निर्णय अंतरिम हुआ करेगा। इससे ऊपर के मामलों के निर्णय के विरुद्ध सम्राट की परिषदों में अपील की जा सकेगी। पॉइंट नंबर 4, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की विधायन शक्ति प्रदान किया जाना। इस अधिनियम के पारित होने तक गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषदों को लेकर कलकत्ता के नगरों तथा उनके अधीन कार्य कर रही फैक्ट्रियों की सीमाओं में निवास कर रहे व्यक्तियों की समुचित देखभाल करने के लिए समिति विधेयक प्राप्त थे। इस अधिनियम की धारा 23 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी आवश्यक विधि निर्माण कर सकेगी, परंतु ऐसे निर्णयों इत्यादियों की प्रवृत्तियों उनके विनियमित होने के 6 माह के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा सम्राट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा जाना अनिवार्य होगी। सम्राट परिषद को यह अधिकार होगा कि वह ऐसा नियम आदि को आगामी वर्षों में स्वीकार या संशोधित कर दे। इसके पश्चात ही वह प्रभावकारी होंगे। यद्यपि 1781 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया विधान अधिकार भी कुछ सीमाओं में बंधा हुआ था, किंतु इन सीमाओं की भी कभी परवाह नहीं की गई। गवर्नर जनरल तथा परिषद ने इन प्रदेशों के लिए बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत नियम तथा उपनियम बना डाले तथा वहीं निवासियों के लिए एक नई विधि व्यवस्था बना दी गई तथा उन्हें 1793 ईस्वी में संशोधित संहिता के रूप में भी प्रकाशित किया गया। तत्कालीन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चार्ल्स ग्रेट के शब्दों में। 5वां, पटनावाद के अभिव्यक्तियों की मुक्ति। इस अधिनियम की एक अन्य व्यवस्था द्वारा बहुचर्चित पटनावाद के अभिव्यक्तियों को मुक्त करने तथा उनकी बजाय कंपनी द्वारा नादिरा बेगम को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया गया। इन सुधारों के होते हुए भी इस अधिनियम की व्यवस्थाएं अधिकांश गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद के पक्ष में तथा सुप्रीम कोर्ट की विरोधी कही जा सकती है, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि देश में दोहरी शासन प्रणाली लागू हो गई। एक प्रेसिडेंसी नगरों में तथा दूसरी मुफस्सिल
प्रदेशों में। यद्यपि इन दोनों की व्यवस्थाएं पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न थीं तथा ये क्षेत्राधिकार भी अलग अलग निर्धारित थे, किंतु फिर भी कभी कभी मतभेद उत्पन्न हो जाते थे। इन प्रकार 1781 का यह अधिनियम भी वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति न कर सका। काउवेल ने इस अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए इस अधिनियम को कठोर तथा असंतोष कहा है। खत्म।